हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के इस पार्ट्स में हम फिर से कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी एक पार्ट बनाया था जहां पर मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर किया था, लेकिन वहां पर हमने सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस किया था। इस पार्ट्स में भी हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करेंगे। यानी कि कुछ प्रोग्राम्स होंगे और हमें उसके सिर्फ आउटपुट फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस पार्ट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने लिंक ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहे तो वहां से ओपन करके उस पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते और देखते कि कौन से प्रोग्राम है और उन प्रोग्राम्स के हम आउटपुट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सभी प्रोग्राम्स को ऑलरेडी नोटपैड में सेव किया हुआ है। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम से और हमें देखना है कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है। पहले हम प्रोग्राम्स को समझेंगे और उसके बाद आउटपुट को गेस करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें pqr नाम के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो कि इंटीजर से, उसके बाद q और r यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस किए और फाइनली प्रिंट करते समय यहाँ पर pqr तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट किया है। तो हमें गेस क्या करना है कि यहाँ पर p q r इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट हो सकती है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को स्टार्टिंग से देखते हैं और आउटपुट में क्या प्रिंट हो सकता है इसे भी हम गेस करते हैं। तो होगा क्या, एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल 3 वेरिएबल से p q r। तो p वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर है 4। ठीक है, q और r ये दोनों वेरिएबल ब्लैंक है, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। अब आगे क्या होगा, उसके आगे यहाँ पर एक ऑपरेशन है q इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 50। तो इन दोनों में असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या होता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर होगा क्या, जो 15 वैल्यू है वो पहले p में स्टोर हो जाएगी और p के बाद वही वैल्यू q में स्टोर हो जाएगी। यानी कि सेम वैल्यू p में भी स्टोर हो जाएगी और q में भी स्टोर हो जाएगी। p में तो ऑलरेडी वैल्यू है कितनी 4, लेकिन वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और वहां पर न्यू वैल्यू स्टोर हो जाएगी 15 और वही सेम वैल्यू q में भी स्टोर हो जाएगी 15। उसके आगे r इक्वल्स टू p लेस देन 15। तो यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, p लेस देन 15 यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है। तो आपको फाइंड करना होगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो 1 रिटर्न होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो 0 रिटर्न होगा। तो कंपैरिजन में p की वैल्यू कितनी हमारे पास 15। ठीक है, p की वैल्यू कितनी है 15। आप इस 4 को कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है जो कि 15। p की वैल्यू लेस देन 15, 15 लेस देन 15 ये कंडीशन फॉल्स यानी कि आउटपुट में रिटर्न हो जाएगा 0, जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी r में। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी होगी 0। तो आगे जब प्रिंट हो जाएगी p q r की वैल्यू, तो p में हमें प्रिंट होगी 15, q में भी प्रिंट हो जाएगी 15 और r में प्रिंट हो जाएगी 0। यही हमारा आंसर है 15 15 0। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। ठीक है, हम टोटल 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड में क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है i और j, एक इंटीजर टाइप का है और एक कैरेक्टर टाइप का। उसके बाद इफ एल्स का पार्ट है और इफ में i और j को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि i और j ये दोनों की वैल्यू इक्वल है क्या। अगर इक्वल होती है तो हमें आउटपुट में इफ का पार्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट में हमें एल्स का पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं हम कंपेरिजन क्या होगा। ठीक है, पहले एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं आपसे पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कलर हम यहाँ पर पिंक लेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, पहले आई वेरिएबल स्टोर हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 65। ठीक है, आई की वैल्यू 65। उसके बाद जे वेरिएबल, ठीक है जे, और उसमें वैल्यू कौन सी है कैपिटल ए। तो अब होगा क्या, देखिए जनरली अगर आप कंपैरिजन करते समय 65 और अगर ए का कंपैरिजन करेंगे, जे में वैल्यू कितनी है, अगर आप 65 और ए का कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपैरिजन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक साइड पे इंटीजर है और एक साइड पे कैरेक्टर है। तो डेटा टाइप दोनों के अलग अलग है और मिसमैच में कंपैरिजन होगा नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्चुअली होगा क्या, जब हमने जे में कैपिटल ए को स्टोर किया ना, तो मेमोरी में स्टोर होते समय इस रूल को भी आप एक नोट करके रखिए,
जब भी कोई कैरेक्टर वेरिएबल होता है तो वो कैरेक्टर वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होते समय एक्चुअल उसकी वैल्यू स्टोर नहीं होती, तो उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू स्टोर होती है। यानी कि जे में हमने कैपिटल ए को लिखा, लेकिन मेमोरी में स्टोर होते समय एक्चुअल कैपिटल ए स्टोर नहीं होगा, तो उस कैपिटल ए की आस्की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये रूल है सी लैंग्वेज में, जब भी कोई कैरेक्टर आता है तो एक्चुअल कैरेक्टर कभी मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, तो उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू स्टोर होती है। यानी कि जे की आस्की कैपिटल ए की आस्की वैल्यू वो भी कितनी है 65। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कैपिटल ए की आस्की वैल्यू कितनी है, तो वो जे की कैपिटल ए की आस्की वैल्यू भी 65। और ये होने के बाद अब आप कंपेरिजन कीजिए क्या होगा। आई की वैल्यू मेमोरी में कितनी है 65, जे की वैल्यू मेमोरी में कितनी है 65, यानी कि दोनों वैल्यू सेम हो गई। अगर दोनों वैल्यू सेम होती है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा दिस प्लेस इज अ ब्यूटीफुल। तो इस प्रोग्राम का यही आपका आउटपुट होगा, दिस प्लेस इज अ ब्यूटीफुल। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, एग्जांपल थर्ड। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो वेरिएबल से पी एंड क्यू, दोनों वेरिएबल फ्लोट टाइप के। पी में वैल्यू है 13.25 एंड क्यू में वैल्यू 14.5 और इफ में यहाँ पर एक कंडीशन से और कोडिंग्स में क्या प्रिंट करें हम हेलो को। अब हमें देखना है कि इफ में जो कंडीशन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए इसका भी हम एग्जीक्यूशन देखते हैं स्टार्टिंग से। अब होगा क्या, इसमें पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे। पहला वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, पी वेरिएबल, और उसमें हमने वैल्यू स्टोर किए 13.25। सेकंड वेरिएबल है हमारे पास क्यू और उसमें हमने वैल्यू स्टोर किए 14.5। अब नेक्स्ट आगे हुआ क्या, इफ p इक्वल्स टू क्यू। आप यहाँ पर नोटिस कीजिए p और q दोनों में सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि यहाँ पर p और q का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरिजन कब होता है, अगर दोनों में डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर, तो ही हम दोनों की वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल इक्वल टू है, और सिंगल इक्वल टू क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करता है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी हमारे पास 14.5, वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, P में। तो P की वैल्यू यहाँ से ओवरराइट हो जाएगी और यहाँ पर स्टोर हो जाएगी 14.5। लेकिन ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स, तो इसे कैसे गेस करना है। सी लैंग्वेज में अगर इफ में जीरो वैल्यू आती है, इफ में अगर जीरो वैल्यू आती है तभी कंडीशन फॉल्स होती है। जीरो वैल्यू छोड़ के कौन सी भी वैल्यू, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जीरो को छोड़ के कौन सी भी वैल्यू हो वो कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है 14.5, जो कि जीरो नहीं, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा हेलो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, हेलो, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस ट्रू है। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ एग्जाम्पल 4। तो यहाँ पर क्या किया है, दो प्रिंटफ के स्टेटमेंट है और दोनों में हेलो वर्ड नाम की एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर स्ट्रिंग होने की वजह से फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज यस है। लेकिन ये जो पहले लिखा है 4 प्लस और ये बाद में लिखा है +4, इससे क्या प्रिंट होगा, तो देखिए इससे क्या प्रिंट होगा। तो ये जो स्ट्रिंग है हमारी हेलो वर्ड, वो स्ट्रिंग प्रिंट होते समय 4th इंडेक्स पोजीशन से प्रिंट होने को स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये स्ट्रिंग जो हेलो वर्ड वो बिगिनिंग से प्रिंट नहीं होगी, वो किस पोजीशन से प्रिंट होगी, 4th पोजीशन से। ये जो हमने 4 प्लस लिखा या फिर लास्ट में +4 है, उसका भी सेम मीनिंग है। स्ट्रिंग प्रिंट होते समय 4th पोजीशन से प्रिंट हो जाएगी। 4th यानी कि ये हो गई 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, और ये होगा हमारे 4th पोजीशन। तो यहाँ से हमें स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। इसका मतलब इसमें हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा ओ वर्ल्ड। सेम सिचुएशन नीचे भी होगी। आप कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिखे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे या फिर राइट हैंड साइड में लिखे, उससे आउटपुट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकंड में भी आपकी जो स्ट्रिंग है वो 4th कैरेक्टर से प्रिंट हो जाएगी, 4th इंडेक्स पोजीशन से प्रिंट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा ओ वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पहले देखते हैं हमने दिया क्या है। यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल दिया है f1 और उसमें वैल्यू स्टोर किए
0.1। इफ में एक कंडीशन से अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में इक्वल प्रिंट हो जाएगा, और अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट में नॉट इक्वल प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम, और इफ की कंडीशन ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। तो इसका भी हम एग्जीक्यूशन बिगिनिंग से करेंगे। तो कैसे होगा, ठीक है, पहले मैं पेन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल, ठीक है, फ्लोट f1 वेरिएबल, और उसमें वैल्यू स्टोर किए 0.1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इफ कंडीशन चेक हो जाएगी, और इफ में क्या है, f1 इक्वल 0.1, यानी कि हम f की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 0.1 से। अब आप देखेंगे ना तो आपको ये लगता होगा कि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि f की वैल्यू कितनी है, 0.1 इक्वल 0.1, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन वैसा नहीं है। पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई भी फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर होते समय कंपाइलर पॉइंट के बाद टोटल 6 वैल्यूज को स्टोर करता है। रूल्स क्या देखिए, जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करते तो डिक्लेयर करते समय पॉइंट के बाद टोटल 6 वैल्यूज को कंपाइलर स्टोर करता है, और अगर वो 6 वैल्यूज को स्टोर करेगा तो f1 में एक्चुअल स्टोर क्या होगा, f1 में एक्चुअली स्टोर होते समय 0.1, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो कंपाइलर इसके आगे टोटल 5 0 ऐड करेगा, 0 0 0 0 0, यानी कि पॉइंट के बाद टोटल कंपाइलर 6 वैल्यूज को स्टोर करता है। आपने स्पेसिफाई की तो भी चलता है, और अगर आपने स्पेसिफाई नहीं की तो भी कंपाइलर पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज को स्टोर करता है। और अब आप कंपैरिजन कीजिए, अब कंपैरिजन होगा क्या, f में कितनी वैल्यू है, 0.1, 5 टाइम्स 0 इक्वल 0.1, तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है। आपको लगता होगा सर यहाँ पर भी 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 है, लेकिन यहाँ पर 1 के बाद 5 टाइम्स 0 है, यहाँ पर नहीं है, तो इसकी वजह से ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा और आपको आउटपुट में प्रिंट करेगा नॉट इक्वल। तो यहाँ पर इक्वल आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा नॉट इक्वल, क्योंकि 0 के पॉइंट के बाद टोटल 6 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ, 6 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल है, एक कैरेक्टर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है ch, और इसमें वैल्यू स्टोर किए कैपिटल A, और प्रिंट करते समय हम ch को प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है कि जब हम ch को प्रिंट कर रहे हैं तो एक्चुअली वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, और अगर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होता है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %c। लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %c नहीं है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, जो कि हम इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ch में कैपिटल A की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर कैपिटल A की आस्की वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि है 65। आस्की वैल्यू क्यों प्रिंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर है, तो आपको आउटपुट भी इंटीजर्स में ही प्रिंट होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता, देखिए प्रिंट f फॉर्मेट स्पेसिफायर %c, ch, अगर ऐसा स्टेटमेंट होता तो आपका आउटपुट में कैपिटल A ही प्रिंट होता, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर %c है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, और इसकी वजह से आपको आउटपुट जो प्रिंट होगा वो भी इंटीजर्स में होगा। लेकिन इंटीजर्स में कैसे आएगा, तो जो कैरेक्टर है उसकी आस्की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि इंटीजर्स में। तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम्स का आउटपुट होगा 65, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चन स्कोर हो चुके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जांपल 7। अब यहाँ पर फिर से देखिए, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, कोड कितना है, सिर्फ एक ही लाइन का, printf %d, 1 -48। तो इसका आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, %d, यानी कि आपका जो आउटपुट है वो इंटीजर्स में आएगा, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, %d, यानी इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो यहाँ पर 1 -48, लेकिन आप इस 1 को ऑब्जर्व कीजिए, 1 को हमने सिंगल कोटेशन मार्क्स दिए है, यानी कि 1 यहाँ पर इंटीजर्स नहीं, तो वो कैरेक्टर है। आपको और हमें दिखने में 1 इंटीजर्स दिख रही है, लेकिन कंपाइलर के लिए
वो 1 इंटीजर्स नहीं है, तो वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि उसको सिंगल कोटेशन मार्क है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा कैसे? तो वे सब्सट्रैक्शन होगा कैसे? तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर वैल्यू को यूज करते हैं तो कंपाइलर उस कैरेक्टर को कभी यूज नहीं करता है, तो उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू को कंसिडर करता है। सेम उसी तरीके से भी यहाँ पर भी कंपाइलर 1 को कंसिडर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1 कैरेक्टर है। तो कंपाइलर 1 को कंसिडर नहीं करेगा, तो कंपाइलर उस 1 की आस्की वैल्यू को कंसिडर करेगा, और 1 की आस्की वैल्यू 49 माइनस 48। तो 49 माइनस 48 आपको आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 1। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हो कि 1 की आस्की वैल्यू कितनी। 1 की आस्की वैल्यू कितनी है? 49 माइनस 48, आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 1। तो हमने ये 2-3 एग्जांपल्स में देखा है, जब भी हम कैरेक्टर्स का यूज करते हैं कोई भी ऑपरेशंस के लिए या फिर मेमोरी में स्टोर होने के लिए, तो एक्चुअल कैरेक्टर कभी स्टोर नहीं होता, ऑपरेशन में भी कभी कैरेक्टर यूज नहीं होता है, तो उसकी आस्की वैल्यू कंसिडर होती है, ठीक है। तो ये रूल भी आप ध्यान में रखिए। तो इसका आउटपुट कितना होगा हमारा? 1। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल 8। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो पहले हीडर फाइल दी हुई है, उसके बाद यहाँ पर एक मैक्रो डिफाइन किया है। मैक्रो का नाम क्या है हमारे पास? स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए पैरामीटर है, और उसके एक्सपेंशन में हम ए का डबल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब इसका एग्जीक्यूशन होगा कैसे? यानी कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा वो हमें फाइंड करना है, और उसके बाद लास्ट में क्या प्रिंट होगा इसे भी हमें फाइंड करना है। तो अब होगा कैसे, देखिए। तो मैं पहले यहाँ हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा printf। उसके बाद यहाँ से हमने स्क्वायर मैक्रो को कॉल किया, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर मैक्रो कॉल होगा और उसे ब्रैकेट में वैल्यू पास हो जाएगी 4, यानी कि ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4 वैल्यू, ठीक है। और वो होने के बाद उसके एक्सपेंशन में ए का डबल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 इंटू 4 16। लेकिन आउटपुट आपको 16 ही आने वाला है, लेकिन कंपाइलर सॉल्व कैसे करेगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये एक्सपेंशन सॉल्व कैसे होगा? आउटपुट 14 ही आने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सॉल्व कैसे होगा? कंपाइलर जैसे ही यहाँ से स्क्वायर मैक्रो को कॉल करेगा तो वो ब्रैकेट में वैल्यू पास करेगा 4। ब्रैकेट में वैल्यू पास करने के बाद उसका जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। जहां से हमने उस मैक्रो को कॉल किया वह पर उसका एक्सपेंशन रिटर्न हो जाएगा। एक्सपेंशन क्या है? a इंटू ए। तो a में हमने वैल्यू पास की थी 4 इंटू 4, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, यानी कि इस स्टेटमेंट का हमारा आउटपुट हो गया 16। अब आप बोलेंगे कि सर हमने ऊपर भी अगर इसको परफॉर्म किया होता तो ऊपर भी हमें 16 ही आउटपुट प्रिंट होता, तो ऊपर हमने क्यों नहीं किया? तो क्या होता है इस प्रोग्राम्स में, अगर आप ऊपर भी सॉल्व करेंगे तो आपको 16 ही प्रिंट हो रहा है, और अगर आप नीचे भी सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको 16 ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स आगे ऐसे आएंगे कि अगर आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो आउटपुट कुछ अलग होगा, और अगर आप नीचे सॉल्व करेंगे तो आउटपुट कुछ अलग होगा। लेकिन कभी भी आउटपुट फाइंड करते समय जो भी एक्सपेंशन होगा उस एक्सपेंशन को पहले आप रिटर्न कीजिए और उसके बाद उसे सॉल्व कीजिए। उसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऊपर आप कभी भी एक्सपेंशन को सॉल्व मत कीजिए। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट्स का हमारा आंसर हो गया 16, ठीक है। अब हम चलते आगे उसके बाद इंटीजर x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसे वैल्यू असाइन की 3। उसके बाद फिर से printf। तो यहाँ पर हमने फिर से यहाँ से एक्सपेंशन को मैक्रो को कॉल किया और पास करते समय हमने इसको पास किया प्लस x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि हमने इसे ब्रैकेट में पास किया प्लस 3, ठीक है। पहले हमने 4 पास की थी, लेकिन यहाँ पर हम पास करें प्लस 3, और इसका जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन फिर से यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होने के बाद एक्सपेंशन क्या है? प्लस ए मल्टीप्लाई प्लस ए। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर सिर्फ ए था लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस लिखा। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि वैल्यू पास करते समय हमने प्लस भी पास किया है। हमने सिर्फ x को पास नहीं किया, हमने प्लस को भी पास किया, इसलिए मैंने उसके एक्सपेंशन लिखते समय a के पहले भी मैंने यहाँ पर प्लस दिया। तो a को हमने वैल्यू कितनी पास की? 3, ठीक है। a को हमने वैल्यू कितनी पास की? 3। लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए जो प्लस ऑपरेटर है वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है,
और जब भी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू वहीं पर इंक्रीज हो जाती है इमीडिएटली। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पास की थी 3, लेकिन जब प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी और वो हो जाएगी 4। वैसे ही आगे भी प्रीफिक्स है तो यहाँ पर फिर से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर होगी 5। पास की हमने 3, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस होने की वजह से 4 हो चुकी है और यहाँ पर फिर से प्लस प्लस है इसलिए यहाँ पर हो चुके हैं 5। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए 4 × 5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 20, जो कि हमारा सेकेंड आउटपुट है। तो इस तरीके से आपके पहला जो स्टेटमेंट हमने यूज किया उसका आउटपुट होगा 16 और जो हमने सेकंड यूज किया उसका आउटपुट होगा 20। ठीक है, आप चाहे तो इसे रन करके भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वही आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ, एग्जांपल्स नंबर 9। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एग्जांपल्स 9। तो यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर कलर और उसकी वैल्यू कितनी है 2, और हमें देखना है कि स्विच में कौन सी केस इसको मैच होती है। जो केस मैच होगी वही आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो इसको भी हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि आउटपुट क्या प्रिंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल इंटीजर कलर, उसको वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद यहाँ से स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और स्विच में हमने यूज किया है कलर वेरिएबल। कलर वेरिएबल यानी कि कलर वेरिएबल्स की वैल्यू, और हमारे पास कलर्स की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पर देखिए कलर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अब आपको क्या देखना है कि ये जो 2 वैल्यू वो किस केस के साथ मैच हो जाएगी। तो ये जो 2 वैल्यू है वो इस केस के साथ मैच हो जाएगी। ठीक है, 2 वैल्यू आपको सेम वैल्यू को कंपेयर करना है, तो 2 वैल्यू यहाँ पर मैच हो जाएगी, यानी कि हमें आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए ग्रीन। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पर हमने कहीं पर भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है, और ब्रेक स्टेटमेंट ना होने की वजह से जहां पे आपकी केस मैच हो जाती है वहां से आपको टोटली एंड तक सभी आउटपुट प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर आउटपुट कैसा होगा, हमारा 2 मैच हुआ इस लाइन पे, तो ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, आउटपुट में ग्रीन आ जाएगा। लेकिन नीचे हमने कहीं पर भी इस स्टेटमेंट्स को ब्रेक नहीं किया है, और ब्रेक ना करने की वजह से यहाँ से कंपाइलर एंड तक सभी आउटपुट प्रिंट कर जाएगा। तो यहाँ पर हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा ग्रीन, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा एक्वा, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा अदर, इस तरीके से। हाँ, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट में ब्रेक होता ना तो आपका आउटपुट में सिर्फ ग्रीन प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं है, इसकी वजह से आउटपुट में ग्रीन, एक्वा एंड लास्ट में अदर भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल्स की तरफ, एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ, एग्जांपल 10। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे जिसको साइज है 10 और उसमें हमने स्टोर किया है हेलो नाम का वर्ड। लेकिन प्रिंट करते समय हम स्ट्रिंग की लेंथ को भी प्रिंट कर रहे हैं और स्ट्रिंग की साइज को भी प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी प्रिंट होगी और स्ट्रिंग की साइज कितनी प्रिंट होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमने str को साइज दिए 10, लेकिन उसमें हमने स्टोर क्या किया है हेलो। तब होगा क्या, जब भी आप स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट करते हैं, तो लेंथ प्रिंट होते समय सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट होती है। लेंथ को प्रिंट करते समय सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 है और 5 होने की वजह से हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 5। लेकिन जब भी आप साइज को प्रिंट करते हैं तो साइज ऑफ ऑपरेटर मेमोरी को प्रिंट करता है बाइट्स में, यानी कि उस स्ट्रिंग को स्टोर होने के लिए कितनी बाइट्स मेमोरी लगती है इसे साइज ऑफ ऑपरेटर प्रिंट करता है। तो हमने इस स्ट्रिंग को टोटल 10 ब्लॉक्स अलोकेट किए। ठीक है, इस स्ट्रिंग्स को हमने टोटल 10 ब्लॉक्स अलोकेट किए और एक ब्लॉक को कैरेक्टर के लिए 1 बाइट मेमोरी लगती है। तो यहाँ पर 10 ब्लॉक होने की वजह से कंपाइलर यहाँ पर हमें प्रिंट करेगा 10। स्ट्रिंग लेंथ प्रिंट कर रहा है सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, लेकिन साइज ऑफ ऑपरेटर प्रिंट कर रहा है कि उस स्ट्रिंग्स को मेमोरी में स्टोर होने के लिए कितने ब्लॉक्स अलोकेट किए। तो यहाँ पर हमने साइज दिए 10, यानी कि 10 ब्लॉक्स अलोकेट हो चुके और हर एक ब्लॉक को 1 बाइट मेमोरी लगती है, इसलिए टोटल 10 ब्लॉक को 10 बाइट्स मेमोरी लगेगी। तो इसलिए इस प्रोग्राम्स का आउटपुट होगा, स्ट्रिंग की लेंथ होगी 5 और स्ट्रिंग की साइज होगी 10।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।